नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी वह बातें की थी राउल्ट्स नियम के आधार पर विलयन के प्रकार बताए थे, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के प्रकार बताए थे। आज जो हम बातें करेंगे स्टूडेंट वह बातें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बातें करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की बातें करेंगे, या ये समझे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 जो विलयन है उसी का पार्ट है, या अलग से पार्ट कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम जो सीखेंगे, इस पार्ट में जो सीखेंगे हम विलयन के अणु संख्या गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। जरा समझे स्टूडेंट, विलयन के अणु संख्या जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, जरा उनके बारे में समझे। स्टूडेंट, विलयन के अणु संख्या जो गुणधर्म होते हैं, विलयन के वे सभी भौतिक गुण, विलयन के वे सभी भौतिक गुण, विलयन में कौन कौन होता है, विलय प्लस विलायक। ध्यान रखना, यहाँ जो विलयन लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, जिसमें विलायक तो ठोस होगा, विलायक तो कैसा होगा, द्रव होगा, और विलय कैसा होगा, ठोस होगा। क्लियर, विलय कैसा होगा, ठोस। इस विलयन की बातें करते हैं। क्लियर, तो हमने कहा है अणु संख्या गुणधर्म विलयन के वे सभी भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। क्लियर, तो हम कहते हैं विलयन के वे भौतिक गुण धर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कहने से मतलब ये हुआ कि आपने विलायक में कितना विलय मिलाया है या विलयन में कितना विलय है उस पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय में के रूप में जो विलय है उसकी प्रकृति पर, कि विलय के रूप में आपने नमक मिलाया है, चीनी मिलाई है या कोई और मिलाया है, इस पर निर्भर नहीं करता। आप बस इस पर बात पर निर्भर करता है कि विलय कितना मिलाया है, विलयन में कितना मिलाया है, 2 अंश मिलाया है, 3 अंश मिलाया, कितना मिलाया है। क्लियर, उस पर निर्भर करता है। उसमें सबसे पहले हम बातें करते हैं विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं। आज जो बातें करेंगे स्टूडेंट, हम कौन सी बातें करेंगे, केवल इन दो अणु संख्या के बारे में बातें करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जरा समझे। अवनमन का मतलब होता है स्टूडेंट कमी। अवनमन में क्या का मतलब होता है, कमी, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्लियर स्टूडेंट, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब वाष्पिक कमी, जरा समझे। वाष्पदाब में स्टूडेंट सबसे पहले हमने कोई एग्जाम्पल लिया। मेरे पास ये कोई पात्र है, इसमें मैंने विलायक के रूप में क्या भर दिया, जल। ये क्या है, विलायक है। स्टूडेंट ध्यान दें, अब यदि मैं इस पात्र को बंद कर दूं, इस पात्र को क्या कर दूं, बंद कर दूं, इस पात्र को मैं क्या कर दूं, बंद कर दूं, तो आपने सीखा है इसकी सतह से कुछ अणु है, अतिगतिज ऊर्जा वाली अणु है, वाष्पित होकर ऊपर पहुंच जाती हैं, इस खाली स्थान में पहुंच जाती है। कल आपने सीखा था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर जो प्रेशर डालती है शुद्ध अवस्था में, क्या प्रेशर डालती है, PA0 या P0। क्लियर, यहाँ जो P0 होगा वो क्या है, विलायक। शुद्ध अवस्था में किसका, विलायक का। क्लियर, शुद्ध अवस्था में विलायक का दाब, विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब कह सकते हैं। तब P0 लगाने का मतलब, नोट लगाने का मतलब होता है शुद्ध अवस्था में। क्लियर, P मतलब प्रेशर की बात करते हैं। स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि अगर हमें इसे शुद्ध अवस्था में बात करें तो यहाँ पर जो प्रेशर है इसके जो अणु उठ के गए ऊपर, इसके जो अणु ऊपर उठ के गए उनके द्वारा जो लगाया गया इसकी सतह में प्रेशर है वो मान लिया कितना है, P0 है। कितना, P0। क्लियर स्टूडेंट, अब बात करें यदि इस पात्र में क्या मिला दिया जाए, विलय मिला दिया जाए। विलय के रूप में कौन मिलाएंगे, ध्यान रखना, विलय कैसा होगा, अवाष्पशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विलय होना चाहिए। अवाष्पशील विलय का मतलब होता है जो वाष्प नहीं बदलता हो, जिसकी वाष्प नहीं बनती हो। क्लियर, तो अवाष्पशील विलय के रूप में हमने क्या मिलाया स्टूडेंट्स में, हमने मिलाया इसमें नमक। नमक क्या होगा, वाष्प में नहीं बदलता। क्लियर, तो उसमें होता क्या है स्टूडेंट, जरा समझे कि अगर हम इस पात्र में कौन मिला दे, अवाष्पशील विलय मिला दे, अवाष्पशील विलय मिला दे, तो स्टूडेंट देखें इसमें क्या होता है कि इसकी सतह से यदि इसमें मैं नमक मिला दूं तो नमक क्या होगा, इसकी सतह पर जो अणु है जगह जगह नमक के अणु भी आ जाएंगे, NaCl के अणु भी आ जाएंगे। आपने जाना है, समझा है कि हम इसमें NaCl मिलाएंगे तो जगह जगह क्या आ जाएंगे, नमक के अणु आ जाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि अगर मैं इस प्रेशर की बातें करूं तो यहाँ पर जो पूरी जो सरफेस है, इस द्रव की जो सरफेस है उससे निकलने वाले जो अणुओं की गति, जो अणुओं जो होंगे वो अधिक संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर जो सतह से निकलने वाले जो अधिक ऊर्जा वाले, गति ऊर्जा वाले जो अणु हैं, वाष्पित होने वाले जो अणु हैं, उनकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी क्यों होती है, क्योंकि स्टूडेंट बीच बीच में क्या आ गया, नमक के कुछ कण आए, नमक के जो अणु आ गए। क्लियर, मैंने क्या कहा
कि इसके सतह पर से निकलने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें जो NaCl जो मिलाया है, जो कैसा है, अवाष्पशील है, उस अणुओं के द्वारा कुछ सतह पर कुछ स्थान घेर लिया जाता है। आपने समझ लिया यहाँ तक? कुछ स्थान क्या कर लिया जाएगा, इस अणुओं द्वारा क्या कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा। जबकि इसमें क्या था, सभी जगह जल के अणु थे, तो उनका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था वो कितना था, P0 था। यहाँ पे क्या था, कुछ NaCl मिला देने पर, अवाष्पशील द्रव्य मिला देने पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ अणु है ना, NaCl की आ जाती है। NaCl के अणु आ जाने से क्या होगा, जो वाष्पित होने वाला द्रव था, जो वाष्पित होने वाला जो जल था, उसकी सतह में क्या हो जाएगा, उसकी सतह में अणुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवाष्पित होने वाले जो अणु है वो उनकी संख्या में क्या होगी, कमी होगी, और वाष्प दाब में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मैंने मान लिया ये वाष्प दाब में क्या कह दिया, P कह दिया। क्या कह दिया, ये P1 नाम दे दिया मैंने, और ये P1 कह दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि यहाँ P1 क्या है, तो आप बताएंगे P1 क्या है, कि P1 यहाँ पर है अशुद्ध अवस्था में। कैसी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में विलयन का दाब। तो या यूं कह दे P0 क्या है, P1 क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। जरा समझें कि हमने NaCl के कुछ कण मिलाने पर, NaCl को मिलाने पर, यानी नमक के अणु को मिलाने पर क्या होगा, जगह जगह इसकी जो सरफेस है उसमें जो वाष्पित होने वाले जो अणु हैं उनकी संख्या में क्या होगी, कमी। चौक बीच बीच में क्या आ गए, नमक के कुछ अणु आ गए, तो उनकी संख्या में क्या होगी, कमी। तो वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में जो कमी होगी, तो वो सतह पर क्या करेंगे, कम प्रेशर डालेंगे। सतह पर क्या डालेंगे, कम प्रेशर डालेंगे। आपने समझा है, कल वाष्प दाब का समझा था। तो यहाँ पर वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि शुद्ध अवस्था में सभी कण वाष्पित होने की संख्या है, लेकिन यहाँ वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, कुछ कमी आ जाती है, जिससे वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टूडेंट यही वाष्प दाब में जो कमी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर? मैंने लिखाया भी है कि जब किसी वाष्पशील द्रव, जैसे विलायक, जैसे हमने जल लिया है, में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला दें, मैंने यहाँ क्या लिया है, नमक में लिया है, NaCl लिया है, तो उसके पृष्ठ का कुछ भाग कौन के द्वारा घेरा गया है, अवाष्पशील विलय यानी NaCl द्वारा घेरा गया है, घिरे जाता है। तो जिससे अणुओं के पृष्ठ को छोड़ने की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी हो जाती है, छोड़ने वाले अणुओं की जो संख्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिससे लगने वाला जो वाष्प दाब हो जाता है वो कम हो जाता है। इसे स्टूडेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन। अर्थात अगर हम बात करें वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध, अगर मैं वाष्प दाब में अवनमन पूछूं तो आप कितना बताएं, कितनी कमी हुई, तो मुझे स्टूडेंट बताइए कि यहाँ P1 नॉट ज्यादा होगा या P1 ज्यादा होगा। तो यहाँ ज्यादा कौन होगा, P1 ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा। यहाँ पर P1 क्या होगा, कम होगा, और P0 क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, ये शुद्ध अवस्था में सबसे अधिक दाब होता है। तो वाष्प दाब में कमी, तो डेल्टा P जो यहाँ लिख दे हम, तो डेल्टा P जो होगा, बताओ कम कौन है, ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन है, P1 नॉट है। इसमें से P1 घटा देते हैं, क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन होगा, यानी कमी होगी। क्लियर स्टूडेंट? यदि हमने जो बनाया है वाष्प दाब में आवेशिक अनुपात, का मतलब ये हो गया कि वाष्प दाब के अवनमन, ये रहा। उसके बाद शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है हमारे पास कितना है, हमने यहाँ P1 नॉट से लिखा है, आप चाहे P नॉट से भी लिख सकते हैं, का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक। इन दोनों का अनुपात, शुद्ध अवस्था में विलायक जो है हमारे पास वाष्प दाब, उसका अनुपात, और आपेक्षिक जो उनका अंतर जो है उसका अनुपात क्या कहलाएगा, हमारे पास आपेक्षिक अनुपात कहलाएगा, आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। क्लियर स्टूडेंट? अब ध्यान दें, अब नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर हम कोई अवाष्पशील द्रव मिलाते हैं, अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाते, विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील ठोस विलय मिलाते हैं, तो इनके अणु बीच में आ जाने से क्या होगा, इनके सतह से निकलने वाले अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिससे इनका वाष्प दाब भी कम हो जाता है। क्लियर? अब जरा समझिए क्वथनांक में अवनमन। दूसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या आता है, क्वथनांक में अन्य पूछ लिए जाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो आप लिखना विलयन के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्लियर? तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम विलयन के कणों की संख्या बढ़ाएंगे तो ये गुणधर्म भी कैसे होंगे, बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं यदि NaCl की मात्रा और बढ़ा दी जाए तो स्टूडेंट बताइए मुझे वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो क्या होगा, उसमें वृद्धि ना होगी,
होगी ना होगी, होगी, क्योंकि हम वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, ये सीधे सीधे किससे संबंधित है, मूल सांद्रता तो संबंधित है। आगे भी सीखोगे, जरा समझें। तो स्टूडेंट अब बातें करते हैं क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में अवनमन क्या है, विलयन में अब समझे। क्वथनांक में अवनमन उन्नयन समझेंगे। स्टूडेंट आपने समझा है कि हम क्वथनांक की परिभाषा जो पूछे आपसे, तो आप जो क्वथनांक की परिभाषा बताते हो, क्या बताते हैं, किसी द्रव का वह तापमान, वह ताप, वह बिंदु, वह तापमान जिस पर द्रव किसे बदल जाए, गैस में बदल जाए, वाष्पित हो जाए। या मैं आपसे पूछूं शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है वो कितना होता है, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट होता क्या है क्वथनांक की, हम जो परिभाषा देते हैं इस प्रकार, दूसरी परिभाषा भी देती है, छोटी क्लास की परिभाषा थी, अब जो बड़ी क्लास की परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार कहेंगे, जरा समझें। स्टूडेंट शुद्ध जल का जो वाष्प दाब यदि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर शुद्ध जल का, जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जरा समझें। स्टूडेंट मैंने मान लिया ये क्या है, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु है इस रेखा पर, इस रेखा का मतलब है यहाँ किसी द्रव का क्या है, वाष्प दाब है, किसी द्रव का क्या है, वाष्प दाब। क्लियर स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने मान लिया ये कोई लाइन है, ये किसे बताती है, ये वायुमंडलीय दाब को बताती है, ये किसे बताती है, वायुमंडलीय दाब को बताती है। क्लियर, नीचे क्या माना है, द्रव का वाष्प दाब है, वाष्प बदलने वाला दाब है, और ऊपर जो माना है वायुमंडलीय दाब है। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें जब टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो उसका जो वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक स्टेज ये आती, इतना बढ़ता बढ़ता जाए कि वो कहाँ पहुंच जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब का मतलब हो गया वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब। स्टूडेंट मान लिया यहाँ पर जो टेम्परेचर है, मान लिया इसका जो टेम्परेचर हमें वृद्धि इतनी हो गई कि नाम दे दिया टीबी नॉट से। किस नाम दे दिया, टीबी नॉट। टीबी नॉट का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग, क्लियर, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था। स्टूडेंट ध्यान दें कि हम किसी द्रव का वाष्प दाब इतना बढ़ा दिया जाए, गर्म करते जाए, उसको वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। ध्यान दें कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कल भी मैंने पूछा भी था कि यदि हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो वाष्प दाब में क्या होता है, तो आपका जवाब था उसमें कि वाष्प दाब में वृद्धि होती है। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाता है, और क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो निकलने वाले सरफेस से जो अणुओं की संख्या कैसी होती है, ज्यादा होती है, इस कारण से वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने कल कहा था। स्टूडेंट अब देखो यदि हम इसे हम गर्म करें, टेम्परेचर दें, क्या दें, टेम्परेचर दें, तो गर्म करने पर क्या होगा, किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़ता जाता है। ये जब तक द्रव से गैस में नहीं बदलेगा, स्टूडेंट ध्यान दें, ये द्रव से गैस में तब तक नहीं बदलेगा जब तक क्या हो, इसका जो टेम्परेचर और वायुमंडलीय दाब से के बराबर ना हो या उससे अधिक ना हो। क्लियर, मैंने क्या कहा, इस द्रव को इतना गर्म करते जाएं कि जब तक उसका टेम्परेचर वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो, जब तक ये स्टूडेंट किस में नहीं बदलेगा, द्रव से दूसरी फॉर्म में बदलेगा, द्रव से गैस में या वाष्प में नहीं बदलेगा। आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पढ़ा है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 होने का मतलब है शुद्ध जल को यदि हम गर्म करते जाएं, कितने टेम्परेचर तक गर्म करें, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो वाष्प दाब है कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, ATR वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखना शुद्ध जल का जो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है क्वथनांक, वो कैसा होता है, हम धीरे धीरे जो वाष्प दाब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है, इतना बढ़ता जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर, तो हम कहेंगे किसी द्रव को गर्म करें, किसी द्रव को गर्म ताप में वृद्धि करें तो उसका वाष्प दाब भी में परिवर्तन होता है। किसी द्रव को गर्म करें, ताप में वृद्धि करें तो उसका वाष्प दाब भी क्या हो, बढ़ता जाता है। एक विशेष कंडीशन ऐसी आती है कि वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जिस तापमान पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्लियर, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
क्वथनांक। किसे कहते हैं? क्वथनांक। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपने ये भी देखा है कि अगर हम पहाड़ों पर खाना बनाते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है, जरा समझेंगे। जल्दी पक जाता है, सॉरी कम नहीं, जल्दी पक जाता है, जरा समझेंगे। स्टूडेंट आप जो इस पहाड़ पे, यदि हम मान लिया ये कोई टेम्परेचर है यहाँ पर, और ये कोई यहाँ पर द्रव का किसी वाष्प दाब है, द्रव कोई द्रव है, वहाँ पर वाष्प दाब है, और मान लीजिए वायुमंडलीय दाब कहाँ है, यहाँ। तो द्रव को यहाँ से लेकर यहाँ तक वाष्प दाब में कहाँ तक पहुँचने के लिए, वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने के लिए अधिक समय लगेगा, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जबकि यहाँ पर हम बैठ के भोजन बनाएं तो यहीं से वायुमंडलीय दाब की जो दूरी होगी कैसी होगी, कम हो गई। कहने से मतलब ये हुआ कि यहाँ से द्रव को वाष्प दाब में को वायुमंडलीय दाब तक बदलने के लिए बहुत क्या होगा, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए बहुत तापमान की आवश्यकता होगी। जबकि यहाँ तक अगर हम यहाँ बैठे खाना पकाएं तो इसका जो ताप होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कम तापमान लेगा। या ये सोचें कि यहाँ पर हम खाना पकाएं जमीन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने के लिए इसे क्या होगा, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर बैठे पकाएं तो यहाँ तापमान क्या होगी, कम की आवश्यकता होगी, जिस कारण इसका जो क्वथनांक है वो घट जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है, घट जाता है। ये वायुमंडलीय दाब के लिए लिखा है और ये मैंने वाष्प दाब के लिए लिखा है। स्टूडेंट ध्यान दें, प्रेशर कुकर में भी हम जानते हैं, यदि हमारे पास कोई प्रेशर कुकर है, ये क्या है, प्रेशर कुकर है। इस प्रेशर कुकर में हम जो खाना पकाते हैं, मान लीजिए जल है, इस क्या है, जल है। जल में क्या है, जल में हमने यहाँ सब्जी मिला दी, क्या है, सब्जी है, ये क्या है, सब्जी। स्टूडेंट ध्यान दें, यह मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये से संबंधित है, ये जब भी समझ में आ सकेगा कि जैसे जैसे हम कुकर को गर्म करेंगे, तापमान में वृद्धि करेंगे, या क्या कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर सबसे पहले जो ऊर्जा जाती है, जो तापमान जाएगा, सबसे पहले जो ऊर्जा जाएगी वो किसको जाएगी, खाने को पकाने में जाएगी। खाना जब तक ऊर्जा लेता रहेगा, जब तक जल का जो क्वथनांक है वो कितना ना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, या जल का क्वथनांक कितना ना हो जाए, वायुमंडल जल का जो वाष्प दाब किसके बराबर ना हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। क्लियर? तो ध्यान दें, यह जो हमारा जो खाना है, सब्जी है, ये जब तक ऊर्जा लेती रहेगी इससे, जब तक कि इसका जल का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर ना हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। जैसी जल का जो तापमान है, ध्यान दें, जल का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जरा समझे कि जो ये जल है, इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर जैसे ही हो जाएगा, अब हीट ये लेना बंद कर देगा, और क्या है, जल सारी हीट किसे जाएगी, जल को जाएगी, सारी हीट किसे जाएगी, जल को जाएगी, जिससे हमारा जो खाना है वो देर में पकता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, अब ये जो जल है ये क्या होगा, सारी हीट इसी को लेता रहेगा, और हमारा खाना क्या है, कम पकेगा, और ये क्या है, सारी हीट की तरह लेगा। वाष्प दाब जब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो ये जो ऊर्जा है, सारी हीट है, वो अपने अंदर क्या करता रहेगा, जल लेता रहेगा वाष्प बनाने में। इसी कारण हमारा जो खाना है वो कम पक पाता है। क्लियर? यदि स्टूडेंट इसमें हम क्या कर दें, नमक मिला दें, तो नमक मिलाने से क्या होगा, आपने देखा हो खाने में जो कुछ भी जो जल्दी पकाना हो हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने पर क्या होगा वो जरा समझिए। स्टूडेंट मैंने बात की थी, हाँ अगर नमक मिलाया था तो उसमें क्या हुआ था, वाष्प दाब में कमी हुई थी, कमी। मान लिया कि नमक मिलाया, सबसे पहले शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था ये था, शुद्ध अवस्था में क्या था, दाब, मान लिया वाष्प दाब ये है P0। अब जब हमने नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, किसमें, जल में मिला दिया, तो क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दें, NaCl नमक जो मिलाया तो उसका जो वाष्प दाब यहाँ था वो क्या हो गया, नीचे हो गया, क्या हो गया, नीचे हो गया। क्लियर? तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी हो गई, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। मैंने मान लिया ये क्या हो गया, P1 है, क्या नाम दे दिया, P1, इससे हम दे देंगे P01। क्लियर? तो जब शुद्ध अवस्था में था उसका जो वाष्प दाब था P10 था, लेकिन जब उसमें नमक मिला दिया तो आप जानते हैं, आपने पीछे सीखा है कि उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वाष्प दाब में जो कमी, मैंने मान ली वाष्प दाब में कमी कहाँ होगी, यहाँ तक होगी। क्लियर? अब क्या होगा स्टूडेंट, मुझे बताइए, जब मैं इसको गर्म करूँ, क्या करूँगा, गर्म करूँ, तो इससे ये वाष्प दाब के बराबर, इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कम समय लगेगा, जबकि ये जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक समय लेगा, अधिक तापमान लेगा। इस कारण इसके तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जरा समझे
शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कम ताप लेगा और यह यानी कम समय लेगा। और ये क्या है, वाष्प दाब में पहले से क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि अवाष्पित द्रव मिलाने से कमी हो जाती है। यह इसको वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब को करने में अधिक समय लेगा। अधिक समय लेने का मतलब है अधिक ताप देना पड़ेगा, और अधिक ताप देने का मतलब है कि उसके जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, क्या हो जाएगी, क्वथनांक में वृद्धि हो जाए। पहले जो द्रव था वो कितने को उबल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस उबल जाएगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब में वाष्प दाब को किसके वायुमंडलीय दाब बनाने के लिए किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाए ताप, तो उसमें बदल जाएगा। स्टूडेंट अब जो है उसमें यह है कि अगर इसमें हम कोई NaCl जैसे अवाष्पशील द्रव मिला दें, अवाष्पशील विलय मिला दें, तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। उसका जो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब के कम हो जाने से अब उसे पुनः वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। इसके तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कहने से मतलब यह है जो द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था अब वो 104 पे भी हो सकता है, शायद 103 पे भी हो सकता है। इसका मतलब तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अधिक ताप देना पड़ेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए। इस तापमान में जो वृद्धि होगी तो उसमें क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। क्वथनांक में वृद्धि ही क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्लियर, हमने कहा है विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। क्लियर, अवाष्पशील द्रव विलय को मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घट जाने से उसे पुनः वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होने का मतलब उसका क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर, जरा समझे स्टूडेंट, बातें करते हैं इसके ग्राफ के बारे में, जरा समझे स्टूडेंट। मैंने जो लिया है यहाँ पर क्वथनांक लिया है, इस अक्ष पर क्या लिया है, क्वथनांक लिया है, इस पर क्या लिया है, वाष्प दाब लिया है। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें कि अगर मेरे पास कोई विलायक है, कोई द्रव है, उसका मैंने मान लिया वाष्प दाब कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब इस तापमान पर जो वाष्प दाब है, इस तापमान पर जो वाष्प दाब है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर, मैंने मान लिया ये किसी का वाष्प दाब है स्टार्टिंग में, इसी तापमान पर जो वाष्प दाब है वो इतना है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, आप जानते हो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं उसके जो वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर, हमने क्या किया, जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाया, ताप इधर को बढ़ता है और वाष्प दाब ऊपर को बढ़ेगा। हमने ताप को ही बढ़ाया तो ताप को बढ़ने पर क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब है क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, इतना बढ़ गया, कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया। क्लियर, तो ये क्या है कि हमने कोई विलायक या कोई द्रव लिया, उसका जो वाष्प दाब है मान लिया यहाँ पर है, हमने क्या किया, ताप में जो वृद्धि की, ताप में वृद्धि करने पर उसका जो वाष्प दाब है कहाँ पहुंच गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया। क्लियर, अब उससे हम बातें करें कि अगर ये इसमें क्या है, विलयन की बात करें, विलयन में क्या है, विलय है, कौन सा है, अवाष्पशील। अवाष्पशील विलय होने से क्या हो जाएगा, इसका जो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। वाष्प दाब में जब कमी आ जाती है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ मानेंगे, वाष्प दाब में कमी कहाँ मानेंगे, थोड़ा सा पीछे मानेंगे, कहाँ मानेंगे, थोड़ा सा पीछे मानेंगे। क्लियर, अब उस टाइम हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसके तापमान वृद्धि करते हैं, तो ये भी क्या होगा, इसके तापमान वृद्धि करने पर, लेकिन ध्यान रखना इसका वाष्प दाब अधिक था पहले, इसका क्या है, कम है। क्लियर, अब इसको क्या करें हम, इसका क्या है, वाष्प दाब इधर है, इधर है। क्लियर, अब इसको हम गर्म करें, गर्म करने पे इसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी, वाष्प दाब में वृद्धि होगी, वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। क्लियर, तो वाष्प दाब में कहाँ, मान लीजिए यहाँ पर वृद्धि, यहाँ तक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। क्लियर, तो ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का किस टेम्परेचर मिला, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मिला वो किस टेम्परेचर मिला, वो समझे। इसका बॉइलिंग पॉइंट मिला कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर, T4 टेम्परेचर के लिए है और B4 बॉइलिंग के लिए, और नॉट का मतलब होगा शुद्ध अवस्था में। जब उसमें विलय मिलाया, कैसा, अवाष्पशील विलय मिलाया, यानी A में कौन मिलाया, B मिलाया, विलयन बन गया। तो विलय का जो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, आपने समझा था। मान लिया ये तापमान किसके बराबर हो गया, जैसे TB1 कह सकते हो। अब स्टूडेंट हमने जो इसमें विलय मिलाया, कैसा, अवाष्पशील, इसके तापमान में वृद्धि करनी पड़ी वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए, अभी समझा था आपने। मान लिया इसका तापमान कितना पहुंच गया, कितने तापमान की आवश्यकता हुई, इसके तापमान में वृद्धि हुई TB की। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि शुद्ध अवस्था में जो तापमान था, इसका जो क्वथनांक था वो ये था। फिर उसके बाद में तापमान की वृद्धि करनी पड़ी, क्योंकि उसमें उसका वाष्प दाब कम हो गया था, आपने समझा था। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा TB बराबर जो होगी वो किसके बराबर होगी, ज्यादा कौन है, TB माइनस, और शुद्ध अवस्था में कौन है, TB नॉट। चलिए यही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब जरा स्टूडेंट्स ध्यान दें कि हम जानते हैं कि डेल्टा T टेम्परेचर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर सांद्रता के, कि हम किसी, ध्यान रखना कि डेल्टा टी जो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। हम किसी भी द्रव को किसी वाष्पित द्रव में अवाष्पित द्रव्यले को जो मिलाते हैं, मिलाने पर क्या होगा, उसके वाष्प दाब में लगातार क्या होगी, कमी आएगी। कमी आने से क्या होगा, डेल्टा टी बढ़ेगा। इसका मतलब हमें विलेय की संख्या बढ़ाएंगे तो उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, डेल्टा टी का मान और भी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वथनांक वृद्धि प्राप्त करने के लिए विलेय के जो मोल हैं, विलेय के जो मोल हैं उनकी क्या है, संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। मोलों की संख्या बढ़ाएंगे, में लिखा भी था कि विलेय की संख्या, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो प्रॉपर्टी ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर। अब विलेय की संख्या किस में मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, विलायक में। तो विलेय की विलायक में संबंध कौन दर्शाता है, मूलता समझाती है। कौन समझाती है, मूलता। तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, एम का मतलब है मूलता, एम का मतलब मूलता। तो यहाँ पर कोई अनुपाती नियतांक मान लिया मैंने, क्या मान लिया यहाँ पर, के मान लिया, क्या मान लिया, के के संग कौन मान लिया, मैंने बी लगा दिया बॉइलिंग के लिए, ठीक है, बॉइलिंग कांस्टेंट। और मूलर सांद्रता आपने पढ़ी है डब्ल्यू बी बट्टे प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, या किलोग्राम का हो या ग्राम में हो, उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या। ये न्यूमेरिकल के लिए काम करेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान रखना कि क्वथनांक में उन्नयन जब होगा जब उसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। ये वाष्प दाब में कमी जब होगी जब वाष्प विलेय मिलाएगा, और विलेय मिलाए जब वाष्प दाब में कमी होगी तो डेल्टा टी का मान बढ़ेगा, तो ज़्यादा में से कम घटेगा। जो बढ़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि विलेय की जितनी संख्या में लाओगे, जितनी संख्या में लाओगे वो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। विलेय की संख्या को प्रदर्शित करने वाला कौन होता है, मूलता। क्योंकि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या होती है, इसे क्या कहते हैं, मूलता कहते हैं, आपने समझा होगा। तो इसमें ये न्यूमेरिकल काम करता है, फॉर्मूला इसे लेकर आते हैं। डब्ल्यू ए का मतलब हो गया वेट किसका है, विलायक का है, और बी का मतलब हो गया कि वेट किसका है, विलेय का है। क्लियर स्टूडेंट। इससे आगे हम नेक्स्ट 2 पॉइंट बातें करते हैं, नेक्स्ट 2 पॉइंट की बातें करेंगे। जब तक आपने रिवाइज कीजिए फिर हम बनाइए।